देखिए, एक चीज जान लीजिए, नूतन जी जो एक बात कह रही हैं कि सत्ता में जो होता है उसके प्रति झुकाव, एक तो पहले तो जिस तरीके से ऑफिसर्स हैं, दूसरे हैं, सब जान रहे हैं कि अगले 5 साल तक इन्हीं के अंडर में काम करना है, तो वो एक मशीनरी जो है पूरी तरीके से उस तरफ झुकाव रखती है। नंबर एक, चुनाव आयोग की निष्पक्षता पर सवाल क्या बताऊं, जो हम लोग इतने बार चर्चा कर चुके हैं, उनकी हरकतें देख चुके हैं, तो इसलिए उसमें बैठे अफसरों और उनकी नीतियों को देख रहे हैं, तो इसलिए अब उस पर चर्चा करना ही अब लगता है बेमानी सा हो गया है, क्योंकि जो वो कर रहे हैं वो अपने आप में कुकर्म है संविधान के साथ और हमारे लोकतंत्र के साथ। नंबर एक, उसके साथ साथ हमें उस जनता की भी बात करनी पड़ेगी जो उस कुकर्म की मतलब साझीदार है। हमारे देश में जिस तरीके से एक नैरेटिव गढ़े गए हैं, भेदभाव की राजनीति शुरू हो गई है, नस्लवाद हो रहा है, जातिवाद हो रहा है, संप्रदायवाद हो रहा है, तो ये सब देश को बर्बाद कर रहे हैं और ये एक धुरी बनाते हैं, और यह भारतीय जनता पार्टी जैसी पार्टियों को सूट करता है, उन्हें लगता है, और जो जातिवादी पार्टियां हैं उन्हें सूट करता है, क्योंकि इससे दोनों के वोट बैंक बढ़ते हैं। तो स्वाभाविक सी बात है, अब लड़ाई जो है एक कहीं जातिवादी है, कहीं धर्मवादी है, तो जब इस तरह की हो गई तो जनता की बात करना ही अब बेमानी हो गया, और जनता ही इसको नहीं समझती है तो क्या कहा जाए, तो इसलिए इस पर सवाल नहीं है। अब रही बात आई पैसे का इस्तेमाल, पैसे का इस्तेमाल होता है, हर चुनाव में होता है, कहीं किस तरह से होता है, कहीं किस तरह से होता है, लेकिन आपने देखा पहली बार 2019 से जो एक शुरुआत हुई जो इंस्टीट्यूशनल इलेक्शन करप्शन की, उसकी शुरुआत होती है कि किस तरीके से अचानक एकदम से 3 किस्तें एक साथ जो है किसानों के खाते में आ जाती हैं, घोषणा की जाती है और आ जाती है। उसी तरीके से यदि आप देखिएगा तो उत्तर प्रदेश चुनाव के दौरान भी हुआ, और वहां पर भी हमने देखा इन 5 राज्यों के चुनाव के दौरान जिस तरीके से भारत सरकार ने और पैसा डिलीवर किया, दूसरी चीजें थी स्टेट गवर्नमेंट ने जिस तरीके से बच्चों की जो आरटीई के तहत जो उन्हें पैसा मिलने और दूसरे छात्रवृत्ति देने का जो है क्रम है, सहायता देने का क्रम है, तो उससे मिड डे मील से लेकर के तमाम सारी चीजों के बच्चों के जो पैसे हैं हिस्से के, वो उनके माता पिता के खाते में और उसमें पहुंचे, और जिस तरीके से प्रभावित किया गया वो सामने है। तो ऐसी स्थितियां हैं कि इनमें कैश देने जैसी स्थिति कोई बहुत सामने बनती नहीं है, आपको हम कैसे कैसे लाभ दे देंगे यह बता दिया जाता है, और यह बता दिया जाता है तो निश्चित रूप से बहुत बड़ा प्रभाव पड़ता है, और वो किया जा रहा है, और उसके लिए जो भी कुछ करना है, जो भी करने हैं, उसके अलावा खर्चों को लेकर के आप देखिए, क्या आप समीक्षा करेंगे, आपको सीधे एक पर्ची पकड़ा दी जाती है, आप जाइए, आप पेट्रोल पंपों से पेट्रोल डलाइए, डीजल डलाइए, जो भी डलाना है करिए जा करके। अब कहीं पे आपको ऐसा सबूत नहीं होगा कि उस स्थिति में हो कि आप कहेंगे मेरा अपना भाई बता रहा था कि वो कहीं ऑब्जर्वर था, तो उसने अपना चेक किया, उसने सारे पेट्रोल पंपों को बुलाया और उनसे पूछा कहीं आपको, अब वो कहते हैं कहीं थोक लिया ही नहीं गया, आते हैं अब अपना लोग डलाते हैं चले जाते। तो पर्चियां आपको कंपनियों से दिला दी जाती हैं, उन कंपनियों को पैसा दे दिया जाता है, या वो खुद ही ओब्लाइज करने को रहते हैं क्योंकि जानते हैं कि सत्ता के साथ रहना। तो ये बहुत सारी चीजें हैं ऐसी कि अब करप्शन बड़ा सिस्टमैटिक हो गया है, और वो करप्शन प्रधानमंत्री के लेवल से लेकर के हर लेवल तक होता है। और आप देखिए ना कि सबसे ज्यादा करप्शन जो हो रहा है वो प्रधानमंत्री के ही स्तर पर हो रहा है। तो जब इस तरह से हो रहा हो तो फिर आप निचले स्तर की क्या उम्मीद करेंगे और क्या चीजें करेंगे। नाम लिया था नूतन जी ने असीम अरुण का, मैं उन्हीं के पिता उत्तर प्रदेश के डीजीपी बने थे। मैं उन दिनों लखनऊ में क्राइम रिपोर्टर हुआ करता था, मैंने उनका इंटरव्यू किया, दैनिक जागरण अखबार में होता था मैं उन दिनों, तो स्टेट क्राइम देखता था, मैं गया और मैंने उनका इंटरव्यू किया। इंटरव्यू में उन्होंने एक बात बोली, जब नेतृत्व ही बेईमान हो जाए तो निचले स्तर से क्या उम्मीद की जा सकती। कमोबेश उनकी कई बातें आज भी मैं देखता हूं कि बिल्कुल सही कहा था, आज वही स्थितियां हैं, और यही वजह है कि आज उनका बेटा भी पॉलिटिकली करप्ट होकर के गया, उसने वो अपने पिता की तरह से नहीं कायम किया। तो आप इन सारी बातों को समझिए कि पद पे रहते हुए और वर्दी पहनकर वो एक पार्टी की बात करता है,
और उसके बाद जाता है, पार्टी टिकट देती है और जनता उसे जिता देती है। सबसे बड़ी बात, जनता के अंदर नैतिकता कहीं नहीं रह गई। तो जब जनता के ही अंदर ना हो तो आप किसके लिए लड़ाई लड़ रहे हैं? तो स्थितियां ये हैं कि जिनके लिए आप लड़ाई लड़ रहे हैं वही नैतिक नहीं। तो ये बहुत बड़ा विषय आ जाता है। तो ये बड़ी चिंता का विषय है और ये हम सबके लिए, तो इन चीजों को देखना होगा। जी, मैं इतना जरूर कहता हूं कि वो जिस तरह से हम, अरे आप बताइए आपके वहां हो रहा था, आप तुरंत उठाते कहते कि मैं पहुंच रहा हूं, चलिए अपने कार्यकर्ताओं को। अभी वहां के कार्यकर्ता जोश में भर जाते हैं और सारी चीजें करने के तैयार हो जाते हैं। कुछ नहीं आपको बिल्कुल, करना था वहां क्योंकि तक, गणित तो मौके विधानसभा तक सीटें तो जाते, अच्छी गेस्ट हाउस खासी तक उन्होंने जाते निकाली है, क्योंकि और जाकर के वहां रुक जाते। हम्म आपको तो सिर्फ इतना करना है यार, आपको फेस करना पड़ेगा, आपको लीडरशिप की ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी। मुझे लगता है मैं जिन दिनों हिंदुस्तान टाइम्स ग्रुप में था, एक ट्रेनिंग हमें दी गई थी IIM अहमदाबाद में, लीडरशिप ट्रेनिंग। उस ट्रेनिंग के दौरान एक चीज बताऊं मैं, हमें यही सिखाया गया था कि कुछ ऐसे मौके आते हैं जहां लीडर्स को पहले आना चाहिए। हालांकि करने के लिए बहुत सारे लोग हैं, तब आपको दिखाना चाहिए कि नहीं, हम सबसे आगे हैं और हम सबसे आगे कर सकते हैं। और आप इतना करते हैं, उसके बाद में बाकी सब आपके लिए करने को रहते हैं। तो आप समझिए कि आपको इस तरह से सोचना होगा। और जब तक आप इसी तरह से करेंगे, बैठे रहिए तो बैठे रहिए, फिर आप यही करिए, फिर 4.5 साल मत निकलिएगा, फिर 6 महीने निकलिएगा और फिर यही तरह के परिणाम लेके आ जाइएगा। तो आज आप पर विश्वास कर रहे हैं, कल के दिन आप सब सो जाएंगे, वो भी सो जाएंगे, कहां मरेंगे। एक चीज समझनी पड़ेगी कि राष्ट्रीय परिदृश्य में आपकी औकात क्या है। आपको वहां देखना पड़ेगा जहां आपकी औकात है और जहां जनता ने आपको एक बड़ा मैंडेट दिया है। आप उस स्थिति में आप पहले अपना घर तो मजबूत कर लीजिए। आप राष्ट्रीय राजनीति अभी करने की स्थिति में नहीं है। हो सकता है कि कुछ सालों बाद आप इस स्थिति में हो, लेकिन आज आपको फोकस करना चाहिए अपनी जमीन बचाने के लिए। आप देखिए कि सारी हवा थी, मैं तो पूरे उत्तर प्रदेश को घूमा लगभग, बहुत हवा थी और बहुत फेवर में था। लोग नाराज थे, लोगों ने जिस तरीके से मुद्दे बताए, सब कुछ बताया, उसके बाद हम लोगों के असेसमेंट सामने आए और बहुत सारी चीजें सही हुई, बहुत सारी गलत हुई। तो इन सारी स्थितियों में मैं एक चीज कहता हूं कि आपको यह सोचना होगा कि फिर भी आप मैनपुरी में 2 सीटें हार गए। पिछली बार 1 सीट हारी थी, इस बार 2 हार गए। फिरोजाबाद में आपकी स्थिति ये हो गई कि आप हारे। तो आप इन चीजों को आपको देखना होगा। आपका अपना घर ढह रहा है, इटावा में आपकी स्थिति, तो आपको अब चिंता करनी होगी कि पहले घर मजबूत हो। नियम कहा जाता है युद्ध का कि पहले अपने किले की दीवारें मजबूत की जाती हैं, फिर हमला किया जाता है। तो पहले उसको मजबूत कीजिए और उसकी दिशा में काम कीजिए। तो साहब, जब तक आप इस दिशा में बड़ा योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं करेंगे, क्योंकि दूसरी तरफ जो है, जो एक जमाने में होते थे ना कि वो बहुरूपीय होते थे, भेष बदल बदल के हमला करते थे और वैसे होते थे, उस तरह के लोगों से आपका मुकाबला है। और जब उस तरह से के लोगों से मुकाबला हो तो आपको बहुत योजनाबद्ध तरीके से अपनी किले को पहले मजबूत करिए और फिर आगे की सोचिए। अपने लोगों को मजबूत कीजिए, अपने लोगों के सामने आप खड़े होइए, दिखाई दे कि आप उनके लिए संघर्षशील हैं। अभी कहीं पर मैं देख रहा था कि तमाम सारे लोग जो है कहते हैं कि यहाँ चले गए, यहाँ चले गए, आप भी उसको बता रही थी। लेकिन आप एक चीज बताइए, वहां जाके उन्होंने किया क्या है? आपको वहां जाके एक बड़ी रैली करनी चाहिए उन क्षेत्रों में, आपको जाकर के उस तरीके से काम करना चाहिए। और जब आप एक मजबूत ढंग से एक उपस्थिति दिखाएंगे, अपनी दम दिखाएंगे, तब लोग समझेंगे कि नहीं, हमारा नेता है, उसे कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जब यह मैसेज जाएगा तभी आप एक मजबूत स्थिति में आएंगे और तब आपके लोग भी भरोसा करेंगे और आपके विपक्षी डरेंगे भी। और भारतीय जनता पार्टी यही कर रही है। वो कोई ईवीएम या उसको मैं मानने को तैयार नहीं। मेरा मानना है कि सबसे बड़ी चीज है, उनका डर काम कर गया, उनके लाभार्थी वाले ड्रामे काम कर गए, उनके वो फूट डालने वाला काम कर गया, और मायावती का जो है, जो बदला साइलेंट सपोर्ट कर गया। तो आप ये समझिए, ये सारी वजहें हैं और इनसे आपको बचना है और इन चीजों के लिए आपको करना होगा। और आप हमसे जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें YouTube पर, फॉलो करें ट्विटर पर और लाइक करें Facebook पर।
और ज्यादा जानकारी के लिए आपको टाइप करना होगा सिर्फ न्यूज नशा।